देश की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहने वाली भारतीय वायुसेना की वीरता और देशभक्ति ही भारत की शान है। आकाश में उड़ता तूफान, देश की रक्षा के लिए तैयार हर एक वो जवान। जब जब शत्रुओं की ओर हुंकार भरते हैं, तब तब भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर एक जवान की आंखों में सिर्फ भारत की आन मान शान नजर आती है। भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। उनकी उत्कृष्ट सेवा और बलिदान हमारे आकाश क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। भारतीय वायुसेना केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र पर आने वाली हर संकट की घड़ी में अपनी सेवा देते आ रही है और प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना में नए नए जवान शामिल होकर देश सेवा के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी रग रग में देशभक्ति भरी हुई थी और बचपन से ही देशभक्तिपूर्ण फिल्मों को देखकर खुद को प्रेरित कर रहे हर्ष कटारिया का सपना था कि वो भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। फिर उन्हें पता चला नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में और उन्होंने शुरू करा अपने इस सफर की तैयारी को। और 3 नाकाम प्रयासों के बाद अंतिम मौके पर पहुंचे हर्ष ने यह ठान लिया था कि वो अपने सफर को पाकर ही रहेंगे। और आखिरकार अथक प्रयासों के बाद उन्होंने सफलता के परचम को बुलंद कर दिखाया और अपने सफलता की मिसाल बनाकर ये साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोग चलते हैं संवरने के लिए, पैरों में पंख उगाएंगे। तुम तैयार रहो हौसलों में पलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष कटारिया है और मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। हाल ही में मैंने 2 SSB मैसूर से अपना NDA-151 कोर्स के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त किया और रिसेंटली मैंने CPSS भी क्लियर किया है, तो बेसिकली आई एम एलिजिबल फॉर फ्लाइंग क्लास। एक बेसिक मोटिवेशन सबको होता है कि क्यों करना है ज्वाइन, आफ्टर ऑल व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन NDA या फिर व्हाई डिफेंस। तो मेरा इंस्पिरेशन ये था कि मेरे पेरेंट्स और मेरे अंकल दोनों चाहते थे क्योंकि हमारी फैमिली से कभी भी कोई डिफेंस बैकग्राउंड में नहीं रहा है। तो एक एज अ ड्यूटी और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमने ये सोचा कि हाँ, पापा और का भी सपना था, सो इट इज़ नाइस कि हाँ मेरे को NDA ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज NDA इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और बेस्ट मीनिंगफुल ग्रेजुएशन प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। और जस्ट 12th के बाद था तो हमें जल्दी डिसीजन लेना था। 10th तक तो इतना नहीं था, NDA के बारे में नहीं पता था, बट हाँ ज्वाइन करना है या डिफेंस में जाना है वो सोचा था। और एयरफोर्स ही क्यों ज्वाइन करना है वो इसलिए क्योंकि जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे हम मूवीज़ देखते थे, सभी मूवीज़ देखते हैं। तो मूवीज़ में फॉर एग्जांपल बॉर्डर मूवी हो गई या फिर मेरी पर्सनल फेवरेट जो कि 1986 की टॉप गन है, टॉम क्रूज़ की, उसमें मैंने ये देखा कि पायलट के रोल क्या होते हैं। Like what all pressure he has to go through, what all circumstances he has to bear when he is on in the middle of the flight, क्या क्या situations को handle करनी पड़ती हैं। हालांकि वो सब मुश्किल होता है उसके लिए उस टाइम पे, बट वही तो मज़े वाली चीज़ होती है जो मैं देखता था। Like this is where the fun part begins and that's what motivated me and शुरू बचपन से I like to take challenges। मैं हर बार always wanted to do extraordinary या फिर अपनी limits से आगे जाके मैं हमेशा ट्राई करना चाहती, इसके लिए मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मोटिवेट किया। 10th करने के बाद में सोचा था कि चलो पहले NDA फाउंडेशन से करेंगे, बट उसके बाद इतना कुछ हुआ नहीं। तो पेरेंट्स ने बोला कि चलो 11th-12th पे फोकस रखते हैं, NDA क्योंकि हम 12th के बाद भी दे सकते हैं, इसलिए NDA पे बाद में कर लेंगे। तो 11th-12th मैंने की, लेकिन 12th के साथ मैंने मेरे NDA के रिटर्न अटेम्प्ट्स भी दिए थे, बट वो मेरे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मेरे को रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि 11th मेरे पूरी कोविड में थी, तो 11th प्रमोट हुआ था मैं कोविड में, तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, स्पेशली मैथ्स में। और NDA के रिटर्न में मैथ्स इज़ वेरी इसेंशियल, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप रिटर्न क्लियर ही नहीं कर पाते। तो मेरे को मैथ्स पढ़नी थी और मेरे कोविड के टाइम पे मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं थी। और एक और चीज़ ये है कि जब आप 10 से मैथ और साइंस में आप आ जाते हो तो आपका सोशल साइंस पूरा छूट जाता है और रिटर्न में आपके हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन पे वापस अपनी कमांड हासिल करना मुश्किल होता है अनलेस और अनटिल यू आर वेरी थॉरो विद दोज थिंग्स। तो उनको प्रैक्टिस करने में टाइम लगा। मेरे को 3 अटैम्प्ट लग गए, 3 NDA के रिटर्न 3 अटैम्प्ट मैंने दिए। इतना टाइम मेरे को लगा मेरे को इस समझने में कि हाँ NDA रिटर्न क्रैक करना वो भी इतनी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आपने MCQ मार्क कर दिया और आपका हो गया। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। You have to be dedicated, you have to study for
मोर देन 6 मंथ्स आपको कंटिन्यूस स्टडी देनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ अपने कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर चाहे वो मैथ है या फिर आपके जीएटी सेक्शन है, हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। और 3 अटैम्प्ट्स में तो मैं इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था या फिर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि मेरी स्टडीज़ चल रही थी। बट जब 3 अटैम्प्ट नहीं होने के बाद जब मेरे को पता चला कि अब 4th अटैम्प्ट जो कि 16 अप्रैल को था 2023 की स्टार्टिंग में, वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, एंड दैट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी कि अब मेरे को करना ही था। तो उस टाइम पे मेरे को एक डर सा भी लगा, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट है, अगर इस बार नहीं हुआ तो बस फिर मैं एनडीए लाइफ में कभी नहीं जा सकता। फिर मेरा जो ड्रीम है एनडीए में जाने का, क्योंकि एनडीए के बारे में फिर मैंने रिसर्च कर ली थी कि कितना बड़ा है एनडीए, क्या क्या होता है एनडीए में, जो बेसिक क्यूरियोसिटी होती है सबके मन में, वो मैंने किया। बट फिर लास्ट अटैम्प्ट अगर नहीं होता मैं जा नहीं सकता था एनडीए में। तो बेसिकली उसके लिए फिर मेरे लिटरली मेरे डेडिकेशन आया कि हाँ अब मेरे को करना ही है एनडीए, और कुछ भी हो जाए। और जब 11th पूरी डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, 12th में भी सीबीएसई ने हमारे 2 पार्ट में कर दिया था। फर्स्ट पार्ट वाज एमसीक्यू, सेकंड पार्ट में रिटन एग्जामिनेशन था। और जो फर्स्ट में जो सिलेबस आया वो सेकंड में सिलेबस नहीं याद, आपको याद ही नहीं रखना, तो फर्स्ट वाला कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया था। इसलिए मेरे को उनको भी रिवाइज़ करना था, मैथ भी पूरी करनी थी 11th की, और साथ ही में जो 9th 10th में मैंने जीएस जो पूरा पोर्शन वो सब जो छूट चुका था वो सब मेरे को वापस पढ़ना था, और साथ ही में करंट अफेयर्स करने थे। इतना सब कुछ था, और टाइम सिर्फ 6 महीने थे, और सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल करना था तो करना था, लास्ट अटैम्प्ट है चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए जस्ट एज 12th करने के बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, पापा से बात की, पापा मम्मी से किया। पापा मम्मी सपोर्टिव थे हर वन, उन्होंने बोला हाँ लास्ट अटैम्प्ट है, व्हाटएवर यू वांट यू डू, क्योंकि मेरे को ड्रॉप लेना था, और 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लेना और बिना कुछ और कुछ, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉलेज करने लग जाते हैं। मैंने बोला मैं कॉलेज नहीं कर रहा, क्योंकि कॉलेज अगर करूँगा तो मेरे को अपना टाइम दूसरी पढ़ाई में डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स में डिवोट करना पड़ेगा टाइम, और मैं इतना रिस्क अपने लास्ट टाइम के साथ बिल्कुल नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे को करना ही है, और पापा सपोर्टिव, पापा में दोनों सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला ठीक है। तब उसके बाद मैंने रिसर्च किया, मैंने गूगल पे देखा, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी इनकी, तो मेरे को पता चला सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में। मैंने इनका नोटेबल एलुमनाई बेस देखा, सिलेक्शन प्रोसीजर देखा, बाकी इनके जो सिलेक्शन रेशियो है वो सब भी देखा। तब उसके बाद मेरे को हाँ लगा कि इट इज़ वेरी नाइस। तो फिर मैंने कॉल करके इंक्वायर किया, इंक्वायर करने के बाद मेरे को पहले पता चला कि रिटन का प्रोसीजर क्या होता है, और रिटन का हो जाए तो फिर ये एसएसबी की प्रोसेस भी करवाते हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इज़ लाइक, जब आपके स्टार्टिंग से एक बार आप आ गए तो स्टार्टिंग में तो आ गए, जब तक आपका एनडीए में जाने तक का काम नहीं होता जब तक ये लोग साथ रहेंगे। तो वो चीज़ तो है ही। ये चीज़ मैंने उनसे बात की, मेरे को पता चला कि सब प्रोसीजर कैसा है। सितंबर एंड में ही आई वाज ऑल सेट कि हाँ मेरे को सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है, और वहाँ पे जाके मेरे को लास्ट अटैम्प्ट की तैयारी करनी है। पिछले साल 2022 28 सितंबर को मैं लखनऊ आ गया सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। आया अकेला था, क्योंकि मम्मी पापा बाहर थे, क्योंकि माय फादर से हम प्रॉपर सिविलियन बैकग्राउंड से थे, पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मम्मी होम मेकर। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं एकेडमी पहुँचा मैंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम था, मेरे को जाना ही था। एकेडमी में एडमिशन लिया, उन्होंने मेरे को समझाया कि पूरा प्रोसीजर कैसा होगा, फर्स्ट रिटन एंड देन एसएसबी का प्रोसीजर क्या होगा, वो सब उन्होंने बताया। तो आई वाज एक्साइटेड टू जॉइन द एकेडमी, क्योंकि आपको एक वैसा माहौल, एक वैसा सराउंडिंग मिलने जा रहा था जो आपको पहले कभी नहीं मिला। और जब आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता है देन यू ऑब्वियसली वांट एंड यू ऑब्वियसली ट्राई टू गेट द बेस्ट आउटकम आउट ऑफ इट। तो नेक्स्ट डे 29 सितंबर से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, गोइंग टू 4 आवर्स ऑफ क्लास डेली इन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे अलग अलग पीरियड में हम फिर चाहे वो मैथ्स हो, मैथ के प्रिपरेशन हो, जीएटी का प्रिपरेशन हो, ये सारी प्रिपरेशन हो करता हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ अबाउट दिस कि आपको जो गाइडेंस मिलती है, मैंने एकेडमी इसलिए प्रेफर की बिकॉज पिछले के 3 अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, और 3 अटैम्प्ट से मैंने जो रियलाइज़ किया वो ये कि आई वाज लैकिंग गाइडेंस। जब तक आपको एक मेंटोर नहीं मिलता है, वो आपके डाउट सॉल्व नहीं करता है, फिर चाहे वो मैथ हो, मैथ के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। एंड रिसेंटली एनडीए का जो स्टांस है, जो लेवल है, जो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, उसमें अगर अनलेस एंटिल यू डोंट हैव गाइडेंस आपका नहीं हो पाएगा।
तो फिर मेरे को गाइडेंस चाहिए थी। मेरी 11th कोविड में था, तो बिल्कुल मेरे को गाइडेंस चाहिए थी, इसलिए मैं आया, जो कि मेरे को यहाँ पे मिली। मेरे को मैथ की गाइडेंस मिली, मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिली, नोट्स मिले, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपने 9th-10th में छोड़ रखे हैं, आपने 11th-12th में पढ़ा है नहीं, 2-2.5 साल आपको छोड़े हो गए, तो आपको क्या पढ़ोगे? आपके पास मटेरियल कहाँ से आएगा? वो मटेरियल आपको चाहिए, क्योंकि एनडीए का सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वास्ट। साइंस है आपके पास, इंग्लिश है, जीएटी है, एंड देन मैथ्स है आपके पास, ऊपर से करंट अफेयर्स हैं। इतना सारा वास्ट सिलेबस आपको खुद से मैनेज करना, दैट्स क्वाइट हार्ड, और बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए भी, इसलिए। और मेरे पास तो टाइम भी नहीं था, सिर्फ 6 महीने थे, तो मेरे को ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि मेरे को यहाँ पे आके प्रोवाइड हुआ। और फिर मैंने उससे पढ़ाई शुरू की। 4 घंटे एकेडमी में, बाकी के जितने भी घंटे बचते हैं उसमें अपने घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आगे के 6 महीने तक मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई की, और अप्रैल तक अच्छे से मैंने प्रिपरेशन कर लिया था अपने को। फिर चाहे वो मैथ्स में अलग अलग बुक्स लगानी हो, चाहे प्रीवियस से क्वेश्चन करने हो, या फिर सेंचुरियन अकेडमी में डेली के मतलब हर सैटरडे को जो मॉक टेस्ट होते थे, दोनों मैथ और जीएटी टेस्ट देने, और टेस्ट देता था। और फिर उसके बाद में जब जहाँ के भी टेस्ट में क्वेश्चन में जो नहीं आए या फिर जो गलत हो गए, उन सब का सॉल्यूशन जो बार बार टीचर के पास जाके उनसे फिर सॉल्यूशन ले लेना, ताकि अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना, ये सब चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, और 6 महीने के कंटिन्यूस एफर्ट से मैंने अपना रिटर्न अटैम्प्ट ईजिली क्वालिफाई कर पाया। मैंने पेपर जब दे लिया था, तब उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि हाँ 500 मार्क्स आराम से बन रहे थे, तो ये आई वॉज हैप्पी कि मैं इतने अच्छे स्कोर कर लिया। तो उसके बाद फिर जब बारी आई एसएसबी की, अब एसएसबी का जो एक प्रोसेस है, एसएसबी की जो प्रिपरेशन है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू प्रिपेयर इन रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपको जहाँ पे अकेले बैठ के सिर्फ पढ़ते रहना है, अपनी नॉलेज बेस एनहांस करनी है। एसएसबी इज़ टोटली डिफरेंट। आपको बाहर निकल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको अपना इंटरेक्शन बेस बढ़ाना है, आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर करना है। वो सारी चीज़ें आपको अकेले में बैठ के नहीं मिल सकती, जितना आपको एक्सपोजर में सीखने को मिलेगा। तो हाँ, मैं एकेडमी में वापस आ गया एसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए। आते ही यहाँ का जो 5 डेज़ जैसे एसएसबी में प्रोसेस होता है, तो वैसे 5 डेज़ यहाँ पे वीक में 5 डेज़ आराम से होता था, और 6 डे हमारा जीटीओ होता था, जो कि हम जीटीओ ग्राउंड में जाके वहाँ पे जीटीओ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। तो स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हुआ, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यहाँ पे भी, पीपीडीटी और ओआईआर। तो पीपीडीटी में क्या, यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल गिविंग पीपीडीटी एट वंस। इसमें क्या होता है कि आपको बोलना आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, और मैं स्टार्टिंग में भी था, दैट यू आर अ बिट रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ एंड योर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ स्टार्टिंग में। पहली बात तो आपको ये नहीं पता होता आपको स्टोरी लिखनी कैसे है, पिक्चर सामने आए आपको जज कैसे करना है, फिर उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है, एंड देन नरेट करना होता है, उसके बाद में आपको जीडी में हिस्सा लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इतना साइमल्टेनियसली होता रहता है, प्रोसेस इतना है कि अगर आप ये सारी चीज़ें दिमाग में ना रखो या फिर ध्यान में नहीं रहे आपके, तो यहाँ कहीं कहीं आप लैक करोगे, तो या आपको स्क्रीनिंग में दिक्कत आ सकती है। बट यहाँ का स्क्रीनिंग ऑलरेडी मुश्किल है, जो कि मैंने नोटिस किया एसएसबी से। और यहाँ पे स्क्रीनिंग इतना मुश्किल है कि मैं खुद यहाँ पे 1 या 2 बार ही स्क्रीन हो पाया था, बाकी केस में मेरा डाउटफुल था। बट वो आपका क्वालिटीज़ को इन्हांस करता है, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप एट वंस टैकल करोगे, वो आपकी कैपेबिलिटी को और एनहांस करेगा, जो कि मेरी भी हुई। और ऐसे मेरे स्क्रीनिंग में मेरा फ़ायदा हो गया। और स्क्रीनिंग में जो हमारे एक जो पर्टिकुलर सर ने गाइडेंस दी थी, वो वहाँ पे जाके काम आई, कि उन्होंने बताया था कि जैसे कि जब एसएसएस बोलते हैं कि ओके जेंटलमैन यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स लेफ्ट, तो उसमें क्या होता है, जब हम ऐसा कुछ भी टाइम कंस्ट्रेंट के बारे में सुनते हैं, तो फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज़ हरी, कि हाँ अब सिर्फ 30 सेकेंड बचे हैं, तो जितना बोलना है बोल दो, या फिर कुछ अच्छे पॉइंट दे दो, फिर चाहे दूसरों की सुनो ही मत। दैट इज़ द पॉइंट कि एसएसएस देखते हैं कि ऐसा कौन है जिसमें पेशेंस है, जो दूसरों की बात सुन सकता है। तो सर ने हमें बताया था कि जब ऐसा कुछ हो, नहीं वी मस्ट मेंटेन आवर पेशेंस, जितना हो सके कम बोलना है, और जो बोल रहे हैं उनको बोलने देना है। तो ऐसा मैंने किया, मैंने फॉलो किया, और ईज़िली मैं आराम से मैं स्क्रीनिंग हो गया था। जब बात करें आगे के इंटरव्यू सेशन या साइकोलॉजिकल टेस्ट की, साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारी अकेडमी में डेली डोजियर हुए थे। तो डोजियर से क्या है कि आपको हमारे साइकोलॉजिकल क्लासेस में क्या कि
जो पिक्चर आती है उसमें हमें जज करना आ गया था। पिक्चर को देख के हमने जज करना सीख लिया था कि एक पिक्चर को कोई भी चीज़ हो रही है उसके सराउंडिंग को देख के, उसके कैरेक्टर्स को देख के कैसे जज करना है कि वो कर क्या रहे हो, क्या पास्ट होगा या फिर व्हाट लेड टू सिचुएशन, या फिर अब क्या हुआ होगा और आगे क्या हो सकता है। तो वो जब आपको जज करना आ जाता है देन आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो। तो वो मैं सीख गया था। और इस चीज़ में मेरा मेन हेल्प जो की वो थी रणनीति बुक ने। रणनीति जो हमें सर की ही खुद की लिखी हुई बुक है, इसमें हर एक काफ़ी सारी टैट की फ़ोटोज़ थी और टैट की फ़ोटोज़ में सैम्पल स्टोरीज़ थी कि अच्छी स्टोरीज़ कैसे लिख सकते हैं। तो उससे हमें एक आइडिया आ गया कि अच्छी स्टोरी होती कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी, क्या क्या डालनी। तो वो आइडिया जब आपको मिल जाता है तो आप उसका एक प्रोटोटाइप बना लेते हो। मैंने खुद ने एक अच्छी स्टोरी लिखी, फिर मैंने उसको सर से एसेस करवाया। सर ने कहा नहीं नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है। तब मैंने वो सब चीज़ें सुन के फिर अपनी स्टोरी और अच्छी की। फिर मैंने वापस सर को दिया, सर बोले कि अब परफेक्ट है। तो फिर मैंने उस स्टोरी को प्रोटोटाइप बना लिया और फिर बाद में जो भी स्टोरी लिखता था वो मैं उसी फॉर्मेट के ऊपर लिखता था। तो इवेंचुअली आपकी सारी स्टोरीज अच्छी हो जाती, क्योंकि आपको वो आप जो एसेंशियल होता है जो स्टोरी में होना चाहिए वो मैं ऐड कर देता था। बात आई जब आगे वैट वगैरह की कि आपको जब वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाने होते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है नेगेटिव वर्ड्स में। तो वही हमारी जो बुक थी उसमें ऑलरेडी 200 नेगेटिव वर्ड्स थे। तो मैं हर वर्ड को देख के आ गया था कि हाँ अगर ये वर्ड है तो हमें अलग अलग मेथड आ गए थे कि अगर कोई नेगेटिव है तो उसको एक एज अ सॉल्यूशन दे के उसका अच्छे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, या फिर किसी भी वर्ड का आपको एकदम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। आपको हर बार हाई-फाई सेंटेंस नहीं बना सकते। 60 वर्ड्स में आप हाई-फाई 15 सेकेंड में हाई-फाई नहीं बना सकते। तो वही मैंने किया। ऑर्डिनरी नॉर्मल सेंटेंस एंड ऑर्डिनरी सेंटेंस वो मैंने बनाया था। उसके जस्ट बाद जैसे मेरे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए उसके बाद जब बारी आई इंटरव्यू की, इंटरव्यू में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ इंडिया यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में काफ़ी मॉक इंटरव्यू दिए। स्पेशली ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह सर के साथ इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू में आपको ये पता चल जाता है अनलेस एंड अनटिल यू गिव अ मॉक इंटरव्यू यू गेट टू नो लाइक विच एरिया यू लैक। क्योंकि ऐसा इट्स नॉट कि आप कोई भी इंटरव्यू में बैठ गए, स्पेशली मी कमिंग फ्रॉम अ प्रॉपर सिविलियन बैकग्राउंड, ऐसा इंटरव्यू में बैठना, आगे आपके सामने एक ऑफिसर है उसके साथ आप सामने आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ योर सेंटेंस शुड बी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे को सेंटेंसेस की डिलीवरी करना या फिर आंसर्स कैसे मॉड्यूलेट करना है वो नहीं आता था। तो वो मैंने यहाँ पे सीखा, हर एक क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ट्रिकी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, आप जहाँ पे फंस जाते हो वो कैसे टैकल करना है। तो वो सारी चीज़ें जब टाइम कंस्ट्रेंट और प्रेशर में जब आपको ऑफिसर कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है कि आपको आंसर देना है तो वो कैसे करोगे। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए तब मैंने ये सारी सीख ली। और जब GTO हम जाते थे प्रैक्टिस करने तो वहाँ पे अलग अलग टास्क पे, चाहे वो PGT हो, HGT हो, FGT हो, CT हो, एक बेसिक आइडिया आ जाता था कि हाँ आइडिया को अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादातर केसेस में 90% फलक्रम का यूज़ होता है। तो फलक्रम कैसे लगेगा वो सारी चीज़ें जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तभी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है आपको सेम ऑब्स्टिकल मिल जाए, बट जो भी ऑब्स्टिकल मिलेंगे आपको उनमें प्रिंसिपल सेम रहेगा। और अनलेस अनटिल यू नो दैट प्रिंसिपल वो आप नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल आना सही है। और बात आए जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, तो यहाँ पे आप किसी भी बोर्ड में जाते हो तो आपको तो उस बोर्ड के हिसाब से इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मिलते हैं, बट यहाँ पे हर एक आर्मी का भी, नेवी का भी और एयरफोर्स का भी, तीनों का इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे। तो हमने सारे प्रैक्टिस किए थे और सभी एक प्रॉपर हाइट पे हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, तो अच्छे हाइट पे हैं। और प्रॉपर आपको गाइडेंस भी मिल जाती है कि किसी भी आपको रोप को कैसे हैंडल करना है या फिर आगे टैकल कैसे करना है। तो इसमें GTO में काफ़ी हेल्प हुई। उसके बाद CPSS भी मैंने यहाँ से किया था, क्योंकि CPSS में हमें ऑलरेडी जब जो जॉयस्टिक होती है उससे और जो सामने पेडल होता है उससे, तो वो हमें प्रैक्टिस करवा दी गई थी सेंचुरियन में। और वही साइकोमोटर बैटरी टेस्ट जो कि आगे जाके होता है, क्योंकि CPSS 2 पार्ट में होता है, एक तो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमोटर बैटरी टेस्ट। साइकोमोटर बैटरी टेस्ट जिसमें वो आपको कॉकपिट के मॉडल में बिठाते हैं, वहाँ पे बिठा के सेम आपके सामने जॉयस्टिक होती है और एक पेडल होता है, आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। तो या तो आप ड्राइविंग करते हो या फिर आपका ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन हो, तो वहाँ पे आपकी मदद करता है ड्राइविंग। और एक चीज़ और ये है कि अनलेस अनटिल यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपको उस टाइम पे मुश्किल हो जाती है। उस टाइम पे टाइम कंस्ट्रेंट या फिर ये कि हाँ मैं आउट ना हो जाऊँ, थोड़ा हेजिटेशन रहता है, बट यू हैव टू कीप काम। और कोऑर्डिनेशन बिठा के अगर आप आराम से करोगे तो साइकोमोटर इज़ नॉट दैट टफ, आराम से कर ले जाते हैं। तो फाइनली CPSS क्लियर करने के बाद जब हमें फ़ोन्स मिले, मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया था। सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल किया क्योंकि 5 दिन तक बात नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बताया, माय पेरेंट्स वर रियली हैप्पी। और ये मोमेंट जो था, ये मोमेंट ऐसा था जो हमारी पूरी फैमिली में कभी नहीं आया था
कि कोई ऑफिसर या फिर कोई एनडीसी ने एनडीए क्लियर किया हो, ऐसा कभी कोई नहीं हुआ था। तो सो इट वाज फर्स्ट टाइम। और ऐसा होना या फिर ऐसा एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर देम। एंड मम्मी भी बहुत खुश थी, पापा भी बहुत खुश थे। पर इवेंचुअली जब आपके पेरेंट्स खुश होते हैं सो आपको लगता है कि वट एवर हार्ड वर्क यू हैव डन इज़ वर्थ द फीलिंग और द स्माइल विच यू सी ऑन योर पेरेंट्स फेस। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरी एनडीए में फाइनल मेरिट होने तक। थैंक यू। So how is the Josh? पढ़ाई की चिंता मत करना, ऑलरेडी सर हैं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता बच्चों एक ही चीज़ की करना, आप यहाँ पे क्यों आए, Why you came here? माता पिता ने आपको यहाँ पे भेजा है। एज, आपका एज फैक्टर देखिए, आपकी लाइफ में यही 3-4 साल हैं। आप या तो इन 3-4 साल में मेहनत करो, आगे के 40-50 ईयर्स अच्छे करेंगे। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। इसके बाद में आप चाहोगे ये टाइम निकल गया फिर कुछ नहीं कर पाओगे, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। आज करना है, जो करना है आज है। आज तो ही आपके पास रास्ते हैं, या तो आप इसको अच्छे के लिए उसमें टाइम स्पेंड करो, आप फ्यूचर बनाने के लिए स्पेंड, या फिर मोबाइल वगैरह में मैक्सिमम। नाउ इट्स योर टाइम, यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हाट यू आर गोइंग टू बी। आपको क्या करना है लाइफ में। इसके बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते किसी को। अगर आपने अचीव नहीं किया, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स। आपके पेरेंट्स ने जिस भी बैकग्राउंड से, आप कोई अच्छे घर से है, कोई कम अच्छे घर से है, लेकिन पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं आप। उन्होंने आपको एक अच्छी जगह भेज दिया, अच्छे गुरुजन के पास भेज दिया। गुरुजन हैं जो आपको 24 आवर्स रेडी है। मैंने ऑलरेडी देखा है, बेटे को देखा है, जब जब ये मैसेज करता है उस टाइम पर फैकल्टी और खुद शिशिर सर अवेलेबल रहते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, यही एक टाइम। एक्स्ट्रा एंड ऑर्डिनरी, आप एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा का डिफरेंस होता है। एक्स्ट्रा, आप जिस सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं वो सिर्फ उसमें डिफरेंस यही होता है कि वो एक एक्स्ट्रा मेहनत करता है, वो टाइम को पहचान जाता है कि कौन से टाइम पर आपका वो टाइम है। आप स्पॉइल मत कीजिए, कर दिया गया फिर नहीं आएगा। माता पिता को देखिए, अपनी कंडीशंस को देखिए, आपके गोल बनाइए, और उससे पहले रुकने का कोई काम नहीं है। फिर चाहे कोई ये बोले कि आ जाए मत आ, इसने खुद मेरे को इंडोनेशिया से मना कर दिया था कि आप इंडिया नहीं आओगे, आप आओगे मेरा टाइम खराब होगा, या तो आप मेरे पास आओगे या मैं आपके पास। अकेला बेटा है, आर यू अवेयर ऑफ इट? ही इज ओनली माई सन। इसने वहां से मना कर दिया था, मैं नहीं आया। हम दोनों वही थे, नहीं आए हम वहीं रहे। कंटिन्यूस, घर पे भी नहीं गया है वो, कंटिन्यूस इसने डेडिकेशन के साथ काम किया। इसने किया क्या, पढ़ाई कैसे की, वो तो यही बताएगा क्या किया, लेकिन अंदर से आप क्या नहीं चाहिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एवरीबडी कैन डू, एवरीबडी, सब कर सकते हो, बस अंदर से एक उस चीज को लाने की जरूरत है। उस चीज को लेके आओ, यू कैन डू एनीथिंग। ये नहीं और भी कर पाओगे। आप स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट करोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी आपका साथ देगा। तो मेहनत करो, बस मेरा यही है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तो सब बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे हर्ष ने मेहनत की है वैसे आप सब लोग भी करो। जैसे हम लोगों को प्राउड हो रहा है वैसे ही आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा जब आप आज जिस
स्टेज पे हर्ष है तो वहाँ पे कल आप भी करो।